हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज हम अपनी यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैलिनोलॉजी। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 8 है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये छोटी सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट यही है पैलिनोलॉजी। तो आज इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे, स्टार्ट करके कंप्लीट भी कर देंगे। छोटी सी है, कुछ टर्म्स हैं और नॉर्मल पॉलन स्ट्रक्चर है जो हम पहले देख चुके हैं। तो इससे पहले हम काफ़ी सारी यूनिट्स करवा चुके हैं। अगर आपने वो वाली यूनिट्स नहीं देखी हैं तो जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैलिनोलॉजी। पहले देखेंगे डेफिनेशन। पैलिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? द साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो वो साइंस जो कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, पॉलन और स्पोर, इन दोनों की स्टडी करते हैं। तो स्पोर तो होते हैं एल्गी और जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें, और पॉलन होते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो उन्हीं की हमें स्टडी करनी होती है। जो मेल गैमेटोफाइट होता है एक्चुअली उसकी स्टडी करनी होती है, उसको बोला जाता है पैलिनोलॉजी। नॉर्मली बोल देते हैं स्टडी ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो आई होप आपको पैलिनोलॉजी समझ आ गया होगा ये क्या होता है। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? पॉलन से रिलेटेड पहले पॉलन का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद पॉलन की कौन कौन सी टाइप की अलग अलग स्टडीज़ हैं जैसे पैलियोपॉलिनोलॉजी और एरोपॉलिनोलॉजी, ये सारी देखनी है। उसके बाद पॉलन एलर्जी और पॉलन का क्या रोल है टैक्सोनॉमी में। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके चैनल पे देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे सिलेबस में हर एक यूनिट में। वो सबसे पहले बनाई थी वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए जाके। एंड द टर्म पैलिनोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय हाइड एंड विलियम्स इन 1945। और ये जो टर्म है पैलिनोलॉजी, ये किसने दिया था? हाइड एंड विलियम्स, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1945 में ये टर्म पैलिनोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर हम इससे पहले जो वीडियो हमने जो यूनिट करी थी रिप्रोडक्टिव बॉटनी यूनिट 7, उसमें भी देखा था पॉलन का स्ट्रक्चर। अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा है तो आप जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कैसे बनता है पॉलन ग्रेन, फिर उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं पॉलन ग्रेन में, और वहाँ पे स्ट्रक्चर भी है पॉलन ग्रेन का। और यहाँ पे भी हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे पॉलन का स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सम सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स द मैच्योर पॉलन ग्रेन हैज अ डबल बॉल। सिर्फ कौन से प्लांट्स को छोड़ के, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़ के जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें डबल बॉल्स होती हैं, दो बॉल्स होती हैं, दो बॉल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? इंटाइन और एक्जाइन। ये तो हम काफ़ी दिनों से बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 12th क्लास से, और इससे पहले वाला जो लेक्चर था रिप्रोडक्टिव बॉटनी वाली यूनिट उसमें भी पढ़ा था इंटाइन और एक्जाइन। तो चलो देखें इंटाइन और एंडोस्पोर। द वेजिटेटिव and generative cells are surrounded by a thin delicate wall of unaltered cellulose called endosperm और एंटाइन। तो एंटाइन क्या होती है? जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं उनको घेर के रखा जाता है, एक डेलिकेट वॉल होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल होती है किसकी? सेल्यूलोज की, और उसी को बोलते हैं एंडोस्पोर या एंटाइन। नेक्स्ट एक्जाइन। एक्जाइन क्या होती है? एक्जोस्पोर बोलते हैं इसको, एक्जाइन या एक्जोस्पोर। ए टफ रेजिस्टेंट आउटर क्यूटिकलराइज्ड वॉल कंपोज्ड ऑफ लार्जली स्पोरोपॉलिनिन। तो एक स्पोरोपॉलिनिन की आउटर लेयर होती है, उसको बोला जाता है एक्जाइन। ये टफ और रेजिस्टेंट होती है, और ये जब भी हम फॉसिल की तरह किसी भी पॉलन को देखते हैं तो वो इसी की वजह से प्रिजर्व रहता है स्पोरोपॉलिनिन। ये टफेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा टफ सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा टफ पदार्थ यही है स्पोरोपॉलिन। अब इसके बाद जो स्पाइन्स होते हैं एक्जाइन पे उनके बारे में देखेंगे। कुछ ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं पॉलन पे जो स्पाइन जैसे दिखाई देते हैं, कांटों की तरह दिखाई देते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। द एक्जाइन ऑफन बियर्स स्पाइन्स और वार्ड्स और इज वेरियसली स्कल्पचर्ड एंड द कैरेक्टर ऑफ द मार्किंग इज ऑफन ऑफ वैल्यू फॉर आइडेंटिफाइंग जीनस, स्पीसीज और इवन कल्टीवर और इंडिविजुअल। तो जो एक्जाइन लेयर होती है आउटर लेयर, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पाइन्स होते हैं जिनका स्कल्पचर भी अलग होता है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं
किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पॉलन किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है, या किस कल्टीवर का है और किस इंडिविजुअल का है, हम ये भी पता लगा सकते हैं उसके हेल्प से। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ एक्जाइन स्पाइंस, 2 टाइप्स के एक्जाइन स्पाइंस होते हैं नॉर्मली, स्पाइनिलोज और इकाइनेट। देखेंगे स्पाइनिलोज क्या होते हैं। द स्पाइंस में बी लेस देन अ माइक्रोन इन लेंथ, और इनको हम स्पाइनुलस बोलते हैं, और प्लूरल में स्पाइनुली रेफर टू एज स्पाइनिलोज। तो जो स्पाइंस 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं लेंथ में, उनको बोला जाता है स्पाइनिलोज। इकाइनेट होते हैं वो स्पाइंस जो 1 माइक्रोन से ज़्यादा उनकी लेंथ होती है, उनको बोलते हैं इकाइनेट। स्पाइंस लॉन्गर देन अ माइक्रोन रेफर टू एज इकाइनेट। The pollen ball protects the sperm while the pollen grain is moving from the anther to the stigma. It protects the vital genetic material from drying out and solar radiation. जो pollen ball होती है वो प्रोटेक्ट करती है, जो स्पर्म्स होते हैं pollen grain के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। किस वक्त? जब एंथर से स्टिग्मा पे मूव कर रहा होता है pollen तब। और ये प्रोटेक्ट करती है जो जेनेटिक मटेरियल होता है pollen के अंदर उसको सूखने से, और जो सोलर रेडिएशन होता है, जो सन लाइट होती है, उससे। द pollen grain surface is covered with waxes and proteins which are held in place by structures called sculpture elements on the surface of grain. तो जो pollen grain के सरफेस पे वैक्सेस और प्रोटीन्स होते हैं जो कवर करके रखते हैं pollen grain के सरफेस को, वो अपने प्लेस पे किसकी हेल्प से रहते हैं? स्कल्पचर एलिमेंट्स होते हैं pollen grain की सरफेस पे, उनकी हेल्प से वो अपने प्लेस पे रहते हैं। अब हम pollen grain का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। pollen grain का ये है स्ट्रक्चर, इसमें डबल लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये इंटाइन, फिर ये एक्जाइन, ये जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल, वैक्यूल, ये जर्म पोर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। अब नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, उसके बाद एरोपॉलिनोलॉजी और पैलियोपैलिनोलॉजी, ये सारे टर्म्स हैं, इनको हमें देखना है। तो पहले देखते हैं फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पैलिनोलॉजी, the study of pollen grain or spores that aims to prove or disprove a relationship among objects, people and places that may pertain to both criminal and civil cases. तो फॉरेंसिक से हमें क्या समझ में आता है? जहाँ पे क्रिमिनल केसेस और इन सब की इन्वेस्टिगेशन होती है बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से, जैसे फिंगरप्रिंट, आईज, इन सब की हेल्प से। तो ये भी एक बायोलॉजिकल थिंग है pollen grain। तो pollen grain को जब हम क्रिमिनल केसेस और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनके साथ रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, उनसे रिलेट करके पढ़ते हैं, तो उसको बोला जाता है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। तो ये एक पैलिनोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन है, एक टाइप है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। अब नेक्स्ट देखेंगे एरोपैलिनोलॉजी। अर्टमैन 1969 डिफाइंस एरोपैलिनोलॉजी एज द स्टडी ऑफ पैलिनोमॉर्फ्स फाउंड इन द एटमोसफियर। तो अर्टमैन 1969 इन्होंने बताया था कि जो एरोपैलिनोलॉजी होती है वो स्टडी होती है किसकी? पैलिनोमॉर्फ्स की, जो कि एटमॉस्फेयर में हमें मिलते हैं। पैलिनोमॉर्फ्स मतलब स्पोर्स, पॉलेंस, तो उनकी स्टडी जो एयर में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है एरोपैलिनोलॉजी। एरोपैलिनोलॉजी इज द branch of palynology and related to the study of pollen and spores that are dispersed in the atmosphere। तो ये पैलिनोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? पॉलन और स्पोर्स जो कि एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम रहे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना एरोपैलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पैलियोपैलिनोलॉजी। पैलियोपैलिनोलॉजी इज वन ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ पैलिनोलॉजी एंड कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फॉसिल पॉलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। तो पैलियो शब्द से हमें क्या समझ में आता है? फॉसिल। तो पैलियो बॉटनी क्या होती है? फॉसिल की स्टडी, बॉटनिकल फॉसिल्स की स्टडी, और पैलियोंटोलॉजी होती है फॉसिल्स की स्टडी। तो पैलियो से हमें समझ आता है कि हमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है। अगर उसमें ऐड कर दिया पैलियोपैलिनोलॉजी तो हमें फॉसिल जो पॉलन ग्रेन है उनकी स्टडी करनी है। तो हमें समझ आ जाता है पैलिनोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें क्या पढ़ना है? फॉसिल, पॉलन ग्रेन और स्पोर्स के बारे में पढ़ना है, उसको बोला जाता है पैलियोपैलिनोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन एलर्जी। पॉलन से एलर्जी किस तरह से होती है? एलर्जी कौन सी कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें हमें जो नॉर्मल कंडीशन है उससे डिफरेंट फील हो,
उसके अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं एलर्जी के, तो पॉलन भी एलर्जी कॉज करते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। नेसल एलर्जी टू पॉलन इज कॉल्ड पॉलिनोसिस। पॉलिनोसिस किसको कहा जाता है? जो नेजल एनर्जी होती है पॉलन ग्रैंस की हेल्प मदद से, मतलब पॉलन ग्रैंड कॉज करते हैं नेजल एनर्जी। नेजल रिलेटेड होता है नोज से, तो वो एलर्जी उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोसिस। एंड एलर्जी स्पेसिफिकली टू ग्रास पॉलन इज कॉल्ड हे फीवर। अगर एलर्जी किसके द्वारा हुई है, किसके पॉलन से? ग्रास के पॉलन से, तो उसको बोलते हैं हे फीवर। ग्रास के पॉलन से हुई एलर्जी को हे फीवर कहा जाता है। जनरली पॉलन्स दैट कॉज एलर्जीज आर दोज ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स। पॉलन इज डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। तो जनरली जो पॉलन एलर्जी होती है वो कौन से पॉलन्स की वजह से होती है? एनिमोफिलस पॉलन्स की वजह से, मतलब जो एयर के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन होता है एयर की हेल्प से, उसको बोला जाता है एनिमोफिलस प्लांट्स। तो ऐसे ही पॉलन्स एलर्जी करवाते हैं, क्योंकि वो हवा में घूम रहे होते हैं और हवा में हम सांस ले रहे होते हैं, तो फिर वो एलर्जी कॉज करा देते हैं। सच प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइट वेट पॉलन बिकॉज विंड dispersal is random and the likelihood of one pollen grain landing on another flower is small। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है, वो लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हल्के होते हैं, क्योंकि जो विंड का जो हवा का डिस्पर्सल है वो रैंडम है, मतलब पता नहीं है कि अगर ये वाला पॉलन है ये एग्जैक्टली उसी फ्लावर पे जाएगा जहाँ पे इसको जाना है। तो बहुत सारे पॉलन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, विच कैन बी कैरिड फॉर ग्रेट डिस्टेंसेज एंड आर इजीली इनहेल्ड ब्रिंगिंग इट टू कॉन्टैक्ट विद द सेंसिटिव नेजल पैसेजेस। तो इसी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि बहुत डिस्टेंस पे हो सकती है, और इसी वजह से वो इजीली इनहेल किए जा सकते हैं, सांस लेते वक्त इनहेल हो जाते हैं और फिर वही सेंसिटिव नेजल पैसेज में जाके एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन्स दैट कॉज एलर्जी। अब कौन कौन से पॉलन्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं? एनिमोफिलस स्प्रिंग ब्लूमिंग प्लांट्स सच एज ओक, बिर्च, हिकोरी, पेकॉन एंड अर्ली समर ग्रासेस में आल्सो इंड्यूस पॉलन एलर्जी। तो ये प्लांट्स हैं जो मेंशन है, ओक, बिर्च, हिकोरी, पेकन और कुछ समर ग्रासेस, उनके पॉलन्स एलर्जी कॉज करते हैं। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स विद शोई फ्लावर्स आर एंटोमोफिलस एंड डू नॉट कॉज पॉलन एलर्जी। तो जो ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रॉप प्लांट्स हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, उनमें पॉलन होते हैं वो एंटोमोफिलस होते हैं, मतलब एनिमल्स की हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से उनमें पॉलिनेशन होता है, तो वो पॉलन एलर्जी कॉज नहीं करते हैं। तो हमें पता चल गया कौन कौन से पॉलन्स एलर्जी कॉज करते हैं। सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी। जो पॉलन एलर्जी होती है उसकी सिम्टम्स क्या क्या है? नॉर्मली एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, चलो पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी इंक्लूड स्नीजिंग, इची और रनी नोज, नेजल कंजेशन, रेड इची एंड वाटरी आइज। तो छींकें आती हैं, इची और रनी नोज होती है, मतलब नाक में खुजली होती है, और नेजल कंजेशन नाक बंद हो जाना, नाक बंद हो जाती है, और रेड मतलब आइज रेड हो जाएंगी, उनमें खुजली होगी, और वाटरी मतलब आंखों से पानी बाहर आएगा। तो ये सारी कंडीशन होती हैं एलर्जी की, और ये पॉलन एलर्जी ये सारी कंडीशंस को कॉज करती है। तो ये सिम्टम्स हो गए। सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जीज इंक्लूडिंग पॉलन कैन ट्रिगर एज्मा। इसको अस्थमा नहीं पढ़ा जाता, इसको एज्मा पढ़ा जाता है। तो सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करते हैं वो अस्थमा भी कॉज कर सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि 54% जब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जब भी कोई पॉलन को इनहेल कर लेता है तो उसमें अस्थमा का अटैक आ जाए, इसके 54% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब पॉलन इतनी ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ पॉलन एलर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी। मतलब टैक्सोनॉमी में पैलिनोलॉजी किस तरह से रोल प्ले करती है, उसका क्या रोल है, क्या रोल निभाती है पैलिनोलॉजी टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या होती है? प्लांट्स को क्लासीफाई करना, कौन सा प्लांट किस फैमिली में जाएगा, या मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा। तो ये पॉलन के स्ट्रक्चर पे, पॉलन के स्कल्पचर पे देख के उस पर बेस्ड हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है क्या रोल है टैक्सोनॉमी में पैलिनोलॉजी का। स्टडी ऑफ पॉलन कैरेक्टर हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक डिस्प्यूट्स।
तो पॉलन कैरेक्टर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत यूजफुल हो गई है क्या सॉल्व करने में, टैक्सोनॉमिक डिस्प्यूट्स, मतलब टैक्सोनॉमी में हमें ये पता करने में कि हम इस प्लांट्स को किस फैमिली में रखें हैं। पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस appeared very effective in plant taxonomy and phylogeny since the pollen grains possessed distinctly unique characters which are genetically controlled। तो पैलिनोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं वो बहुत इफेक्टिव हो गए हैं किसमें, प्लांट टैक्सोनॉमी में और फाइलोजेनी में। फाइलोजेनी क्या होता है, कौन सा प्लांट किस प्लांट से किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये पता करने में किस वजह से कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें यूनिक करेक्टर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सा प्लांट किस फैमिली में हम रखें। पैलिनोलॉजिकली प्लांट फैमिलीज कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो पैलिनोलॉजी के बेसिस पे हमने प्लांट फैमिलीज को दो बेसिस पे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्या क्या, स्टेनोपेलिनस और यूरिपेलिनस। स्टेनोपेलिनस देखेंगे पहले हम, where taxa of family display more or less same type pollen grains, example Poaceae, Chenopodiaceae, Amananthaceae etc। तो जो स्टेनोपेलिनस टाइप के जो ग्रुप है उनमें कौन कौन से टैक्सा रखे गए हैं, कौन कौन से फैमिलीज रखी गई हैं, जिनमें जो फैमिली थोड़ा या कम मतलब कुछ ना कुछ उनमें सेम टाइप है, उनमें सेम टाइप के पॉलन ग्रेन हैं। एग्जाम्पल है पोएसी, चिनोपोडेसी, एमेनेंथेसी, ये सारे। और यूरिपेलिनस ये वाले कौन से, इस ग्रुप में कौन कौन से हैं, वेयर द टैक्सा ऑफ द फैमिली शोज ऑब्वियस डिफरेंसेस इन पॉलन टाइप्स। तो यहाँ पे जो पॉलन टाइप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऊपर वाले में जो स्टेनोपेलिनस होते हैं उसमें सेम होते हैं और यूरिपेलिनस में डिफरेंस दिखाते हैं पॉलन ग्रेन फैमिलीज के बीच में। तो कौन कौन से एग्जाम्पल, एस्टेरेसी, रूबिएसी, अकेंथेसी, सोलिनेसी, फैबेसी एक्सेट्रा। इन सब के पॉलन ग्रेन डिफरेंट होते हैं और जो ऊपर वाले हैं उनके थोड़े बहुत सेम भी होते हैं। तो ये हो गया बेसिस टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी से हमें टैक्सोनॉमिक एविडेंस क्या क्या मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया टैक्सोनॉमी में पैलिनोलॉजी का रोल और पॉलन एलर्जी, पॉलन का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप की पॉलन की स्टडीज़ जैसे एरोपैलिनोलॉजी, पैलियोपैलिनोलॉजी और ये सारे हमने देख लिए। तो ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई इस लेक्चर में और इससे पहले भी 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट भी करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और अपना फीडबैक भी दे देना आपको वीडियो कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे क्रेज बायोलॉजी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।